नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये घटना भी उसी वक्त की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली था। आज का जनपद है बदायूं, थाना है हजरतपुर, तारीख है 13 मार्च 2020। एसएचओ थे धीरज सिंह सोलंकी, थाने पर मौजूद थे और उसी दिन सवेरे सवेरे श्री रामपाल सन ऑफ तोताराम, जो गांव ग्योती, थाना क्षेत्र हजरतपुर के ही रहने वाले थे, थाने पर आए। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा जितेंद्र उर्फ बबलू हर रोज़ की तरह मकान के अपने हिस्से में अपनी पत्नी ममता के साथ रात में सोने के लिए गया। सुबह उठकर देखा तो बरामदे में उसकी लाश छत से लटकी हुई मिली। ऐसा लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली है। मैं सिर्फ सूचना देने आया हूं। इंस्पेक्टर ने वो एप्लीकेशन देखी। चूंकि उसमें किसी भी दस्तंदाजी जुर्म का जिक्र नहीं था, यानी किसी भी क्राइम का जिक्र नहीं था, इसलिए सूचना को, इस इंफॉर्मेशन को जनरल डायरी में सूचना फौती के रूप में दर्ज कर लिया गया, यानी मृत्यु की सूचना देना। इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेथ इन हिज होम, इन हिज हाउस, दैट्स ऑल। कोई पैनिक की बात नहीं थी, किसी अपराध की बात नहीं थी। इंस्पेक्टर आराम से अपनी पूरी फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। मौके पर उन्होंने देखा कि जो दशा नाश है, यानी शव की जो स्थिति है, दशानाश जो ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो पंचायतनामा की जिल्द में है कि जब आपने शव को देखा तो वो किस स्थिति में था। उन्होंने जब लाश की दशानाश यानी शव की स्थिति देखी तो देखने से ही उन्हें लग रहा था कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती। उन्होंने इसके 4-5 कारण बताए। जब आगे वो हत्या में दर्ज होने लगा तो अधिकारियों ने जब पूछा कि भाई आपने उस समय आपको कैसे लगा कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है, उन्होंने बताया कि साहब, आत्महत्या करने वाले का जो नेक है, जो गर्दन है, वो स्ट्रेच कर जाती है, नॉर्मल से काफ़ी करीबन 1.25 गुना बढ़ जाती है उसकी लेंथ। उसका रीज़न है कि पूरे बॉडी का वेट उस रस्सी पर जो गले में पड़ी हुई है उस पर लटका होता है, इससे वो स्ट्रेच हो जाती है। एक तो उसकी गर्दन स्ट्रेच्ड नहीं थी, बढ़ी हुई नहीं थी, उसकी लंबाई कतई नहीं बढ़ी थी। दूसरा, जो आत्महत्या करने वाले की जीभ है वो बाहर आ जाती है और दांतों के बीच में फंस जाती है। उसका रीज़न ये है कि उस समय जब फंदा कसता है वो चिल्लाने की कोशिश करता है और ऐसे में वो दांत के बीच में से वो जीभ बाहर आती है और इस बीच में जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो वहीं अटकी रहती है। नंबर 3, उसने बताया कि साहब, जो हैंगिंग का जो पिक्यूलियर जो सिम्टम है, जिस व्यक्ति ने या लड़की ने या लड़के ने, आदमी ने, जिस किसी ने भी हैंगिंग यानी आत्महत्या लटक के की है, उसकी आंखें भी बाहर निकल आती हैं, बल्ज्ड आइज। अगला उन्होंने बताया कि हर हाल में यूरिन बाहर आ जाती है। यूरिनरी ब्लैडर पे जब प्रेशर पड़ता है और सेंसेस ख़त्म होने लगते हैं तो जो स्टोरेज है वो रिलीज़ हो जाता है, मेल फीमेल दोनों में। सिर्फ उसी केस में ये रिलीज़ नहीं होता जहां आत्महत्या से पहले यूरिनरी ब्लैडर्स बिल्कुल खाली होते हैं। अगला उन्होंने बताया कि साहब, घुटने स्ट्रेट होंगे हर हाल में। अगर वो हैंगिंग है और हैंग करने से उसकी जान गई है तो घुटने स्ट्रेट होंगे। घुटने किसी भी कीमत पर 1 डिग्री भी बेंट नहीं होंगे। इस केस में न तो गर्दन स्ट्रेच थी,
ना आंखें बाहर थीं, ना जीभ बाहर निकली हुई थी, ना यूरिनेशन हुआ था, और पैरों की उंगलियां ज़मीन पर टिकी हुई थीं। घुटना 2, 4, 6 डिग्री मुड़ा हुआ था। देखने से ही लगा कि यह आत्महत्या नहीं हो सकती। फ़ौरन बॉडी का पंचायतनामा किया गया। पंचनामा करने के बाद बॉडी सील की गई। बॉडी सील करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चूँकि ये सवेरे की सूचना थी 6-7 बजे की, ये सब काम 12 बजे तक हो गया और बदायूं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये बॉडी वास्ते पोस्टमार्टम भेज दी गई। जब पोस्टमार्टम का नंबर आया तो डॉक्टर वैभव कुलश्रेष्ठ ने इसका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम जल्दी संपन्न हो गया, बॉडी घर वालों को दे दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट आया, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रॉटलिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन। देखिए, दो चीज़ें हैं आपको समझनी होंगी स्ट्रेंगुलेशन और हैंगिंग में। हैंगिंग में जो उसका प्रेशर होता है वो लेरिंग्स पर होता है, रस्सी का। सबसे ज़्यादा दबाव रस्सी का, जो मार्क ऑफ प्रेशर होगा वो इसी जो आपकी घाटी सी होती है जो चलती है यहाँ पर होगा, और उसके बाद धीरे धीरे किनारे की तरफ वो प्रेशर कम होता जाएगा और ये रिंग कभी कंप्लीट नहीं होगी, नेवर। गांठ का हिस्सा जो ऊपर होगा जिसके थ्रू वो लटका होगा वहाँ पर दबाव होगा, लेकिन उसके और इसके बीच की और इसके बीच की जगह खाली होगी। सेमी सर्कल उसका बनेगा, इसीलिए उसमें पोस्टमार्टम में लिखा जाता है कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग। सेमी सर्कुलर मार्क ऑफ इम्प्रेशन ऑन द नेक। इस केस में ऐसा नहीं था, कंप्लीट मार्क भी था और लैरिंग्स टूटा हुआ था, यानी थ्रॉटलिंग और स्ट्रिंगुलेशन से इनकी जान गई थी। फ़ौरन जो सूचना फौती थी, जो इन्फॉर्मेशन ऑफ डेथ थी, उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया गया। क्राइम नंबर 65/20 पर धारा 302, 201 लिख दिया गया। 201 इसलिए कि ये जहाँ पर बॉडी मिली है वहाँ पर ये हत्या नहीं हुई है, यानी जिस दशा में वो मिली है हत्या वहाँ नहीं हुई है। हत्या कहीं और करके उसके साक्ष्य को छिपाने के लिए यहाँ लटकाया गया है, इसलिए हत्या और हत्या के साक्ष्य को छिपाने का अपराध पाया गया। इंस्पेक्टर धीरज सिंह सोलंकी ने स्वयं इसकी विवेचना ग्रहण की। हत्या का मामला था, उन्होंने फ़ौरन पोस्टमार्टम होते ही और उसका रिज़ल्ट आते ही सभी अधिकारियों को बुलाया और उसकी एसओपी जो होती है वो फॉलो की। वही डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस, सबको बुला लिया गया। सवेरे सवेरे अगले दिन सब लोग आ गए। क्योंकि बॉडी वहाँ नहीं थी, पोस्टमार्टम होके वो अंत्येष्टि के लिए चली गई थी, इसलिए जो कुछ वहाँ मौजूद था उसके ही स्मेल की वजह से या उसके स्मेल को सूंघा के ही आगे बढ़ना था, इसलिए डॉग स्क्वाड कुछ नहीं कर पाया। 2-4 चक्कर उसने इधर उधर मारे, उसके बाद न वो घर के बाहर निकला, न घर के भीतर गया, न गांव के बाहर गया, न गांव से लौट के आया। ये बात वहीं ख़त्म हो गई। सर्विलांस वालों ने मृतक का नंबर, उनके घर वालों का नंबर, माँ का नंबर, बाप का नंबर, ये सारे नंबर इकट्ठा किए। इंस्पेक्टर ने जैसे ही बताया ये हत्या है, हम हत्या की तफ्तीश करेंगे, घर वालों का बयान लेना सबसे ज़रूरी है। घर वाले भी आश्चर्यचकित थे कि इनकी हत्या कौन कर सकता है, क्योंकि घर और गांव पूरा ये मान के चल रहा था कि इसने आत्महत्या की है, इसकी पत्नी से कोई विवाद होगा या और कोई आर्थिक कारण होगा जिससे फ्रस्ट्रेट होकर इसने आत्महत्या कर ली। हत्या की बात सुनते ही सबके कान खड़े हो गए कि फिर तो कोई बात है और इसका कारण पता होना चाहिए। कोई मोटिव स्पष्ट नहीं हो रहा था। वादी का जो मृतक के बाप थे उनका कथन, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, रिश्तेदारों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, अगल बगल के लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। सब ने बताया कि इनका कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का ज़मीनी विवाद नहीं है, कोई वहाँ पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे इनका कोई पारिवारिक विवाद हो।
इसलिए विवाद की बात रूल आउट हो गई। सर्विलांस वाले भी कुछ बहुत ज़्यादा बता नहीं पाए कि कोई मैक्सिमम कॉल नंबर हो, मिनिमम कॉल नंबर हो, किससे बहुत ज़्यादा रेगुलरली बात हो रही हो, इस तरह की कोई बात नहीं आई। सिर्फ एक बात गांव वालों ने बताई कि कभी कभी ये दोस्तों के साथ शराब पी लेता था, लेकिन आदतन नहीं पीता था ये, रेगुलर नहीं पीता था ये, और कहीं बाहर जाके नहीं पीता था। जब भी इसने शराब पी होगी, दोस्तों के साथ गांव के भीतर ही शराब पी होगी। इसके सिवा कोई बात उसके बारे में और निकल कर नहीं आई। फिर वही लोग छोड़े गए पता लगाने के लिए कि भाई क्या बात है, क्यों इसकी हत्या हुई होगी। कोई बात पता लग नहीं रही थी। 10-12 दिन जब हो गए तो फिर से रीविज़िट करने के लिए कहा गया कि सीन ऑफ क्राइम रीविज़िट करिए, फिर से इनके बयान नोट करिए जो इनके घर वाले हैं। फिर एक एक चीज़ धीरे धीरे कि आप पिछले 1 महीने की एक्टिविटी बताइए। पिछले 1 महीने की एक्टिविटी में 2 दिन पहले अपनी माँ त्रिवेणी देवी को लेकर माँ के मायके यानी अपने ननिहाल जाना बताया गया कि त्रिवेणी देवी और मृतक ये दोनों ही, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ बबलू था, ये दोनों ही अपनी माँ को उनके मैके ले जाने के लिए गया था और 2 दिन वहाँ रुककर वापस आ गया था। चूँकि रीसेंट पास्ट में उसने कहीं और विज़िट किया था, इसलिए ये ज़रूरी था कि वहाँ जाकर पता करें कि ऐसा तो नहीं वहाँ कोई ऐसी बात हुई हो जिसके कारण इसका मर्डर हो गया हो। एक बार निगाह फिर उसी प्रॉपर्टी पर चली गई कि प्रॉपर्टी उनकी भी थी, माँ की भी, और ये खुद भी, इसके पास यहाँ ज़मीन की कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था। फिर भी इस आशंका को सिरे से खारिज करने के लिए ये ज़रूरी था कि इसकी माँ के इसके ननिहाल जाएं। ननिहाल गई फोर्स, वहाँ लोगों से पूछताछ की। पूछा गया कि यहाँ आए थे, किससे मिले थे, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था, प्रॉपर्टी का विवाद तो नहीं था। सब ने मना किया। मृतक के मामा सब वहाँ मौजूद थे, उनके लड़के मौजूद थे। उनका सब हमारा प्रॉपर्टी का कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। ऐसे ही जिसको कहते हैं कि सामान्य प्रक्रिया में इंस्पेक्टर ने उन सब के नंबर ले लिए, इनके मामा के लड़कों के, बाकी सबके नंबर उन्होंने ले लिए। नंबर लेके फिर सर्विलांस को भेजा कि भाई वहाँ के नंबर से कुछ नहीं पता लग रहा है ही, ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले यहाँ आए थे, ज़रा इन नंबरों को भी एक बार देख लिया जाए। 2-3 दिन बाद ही सर्विलांस ने बताया कि साहब इनके जो मामा के लड़के हैं, इनकी लोकेशन घटना स्थल पर घटना वाली रात में थी। ये बड़ी ताज्जुब की बात थी। किसी ने इस तरफ कोई इशारा नहीं किया था, किसी ने कुछ बताया नहीं था, घर वालों को ज़रा सा भी शंका नहीं थी, कोई संदेह नहीं था। फिर भी इनके ममेरे भाइयों की लोकेशन वहाँ पर मिली, जिनमें ममेरे भाई मदन सिंह और आदेश, इन दोनों की लोकेशन वहाँ पर इनके घर पर मिली, जिसकी जानकारी पूरे घर को नहीं थी कि भाई हमारा ममेरा भाई यहाँ रात में आया था, रुका था। किसी ने किसी भी बयान में नहीं बताया। इसका मतलब ये कि वो वहाँ चोरी से गए थे, और अगर चोरी से गए थे, उसी रात घटना हो गई, तो दाल में कुछ काला है। मदन और आदेश को बुलाया गया। मदन और आदेश आए। आप समझ सकते हैं कि इतनी आसानी से तो कोई बताता नहीं, मामला हत्या का था। उन्हें भी पता था कि ऐसा कुछ अगर हमने बता दिया या पता लग गया तो हमारी क्या दुर्गति होगी। खैर, पुलिस ने अपना काम शुरू किया। पुलिस परेशान थी, पता नहीं लग रहा था। मर्डर का मामला था, यंग लड़का था, शादीशुदा था, लाश लटकी हुई मिली थी और लटकाया गया था। दरअसल वो लाश आत्महत्या नहीं थी। घंटे 2 घंटे रियाज वर्जिश करते करते जब बहुत अच्छी वाली पहुंची, तो उसमें सबसे पहले उनका भाई जो बड़ा था, मदन सिंह पुत्र वेदराम,
इसने बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये रात में आया और हम लोगों की एक नाबालिग बहन है जिसका मैं नाम बदला हुआ बता रहा हूं, नन्ही, इसी से मिलता जुलता उसका ओरिजिनल नाम है। हम लोगों ने एक साथ बैठ के, चूंकि बुआ का लड़का था, हम उसके मामा के लड़के थे, तो खाना बनाया गया। चूंकि हमारी बुआ आई हुई थी, अपने मायके आई हुई थी, तो सब लोगों ने मिलकर, महिलाओं ने अच्छा सा खाना खिलाया। खाना खाने के पहले हम लोगों ने शराब भी पी, सेलिब्रेट करने के लिए कि बहुत दिन बाद आए हो, हम शराब भी पिएंगे। थोड़ा बहुत शराब पीने के बाद, उसके बाद खाना खाया और फिर सब लोग सो गए। रात में इसने पानी मांगने के बहाने नन्ही को अपने कमरे में बुलाया और ये कहा कि पानी नहीं रखा है, पानी दे दो। नन्ही पानी लेके जहाँ भी ये सो रहा था वहाँ पर पानी लेकर गई। इसने पहले उसका हाथ पकड़ लिया। बोले हम ये नहीं कह सकते कि नशे में था, इसलिए क्योंकि उतनी ही हम लोगों ने भी पी थी, हमें तो बिल्कुल नशा नहीं था। और ये कभी कभार पीता था, हम लोग बहुत रेयर होली दिवाली वाले थे, ये पीता था, तो इसलिए नशे में होने का मतलब नहीं था। और वो भी इसकी ममेरी बहन लगी, यानी उसके अपनी माँ के सगे भाई की बेटी। पहले हाथ खींचा, फिर उसके बाद उसके साथ गलत हरकत शुरू की। उसने जब रजिस्ट करना शुरू किया तो इसने बलपूर्वक उसके साथ कुकर्म किया। उसके बाद ये सो गया। सवेरे उस बहन ने रो रो के अपनी बात घर में महिलाओं को बताई। बात हमारी भाइयों की जानकारी में भी आई। हमारा खून खौलने लगा कि कैसा आदमी है जिसने अपनी ममेरी बहन के साथ उसके घर में आकर, मेहमान की तरह आकर कुकर्म किया। हम दोनों लोगों ने उसी समय ठान लिया कि इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। छोटे वाले भाई ने एक बार कहा कि इसकी एफआईआर कराई जाए, लेकिन फिर घर के बड़े बुजुर्गों ने कहा कोई ज़रूरत नहीं एफआईआर कराने की। एक बार एफआईआर हुई, पूरे हम लोगों की सोसाइटी को पता लगा, तो इस बच्ची की कभी शादी नहीं होगी और गांव में बहुत बदनामी होगी। हम लोग उस दिन यहाँ से गए, वहाँ आसपास टहलते रहे। हमें पता था कि ये बाहर सोने के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि मार्च का महीना हो गया था। घटना ये 12-13 मार्च की थी। भीतर जब गर्म होगा तो ये बाहर निकलेगा। इसने वहाँ बातचीत में बताया था कि अब गर्मी पड़ने लगी है, मैं बाहर सोता हूँ। ये जैसे ही बाहर आया, इसको हम दोनों लोगों ने गिरा दिया, मुंह इसका बंद कर दिया। एक भाई सीने पे सवार हो गया, दूसरे ने गला दबा दिया, लेकिन बहुत श्योर नहीं थे कि ये मरा कि नहीं मरा। तो इसकी तहमत उतार के उसी से एक तरफ मैंने पकड़ा, एक तरफ दूसरे भाई ने, और इसको तब तक खींचते रहे जब तक कि वो ढीला नहीं पड़ गया। फिर हम लोगों ने वहीं कहा कि इसको यहीं लटका देते हैं। कुंडा हमें बरामदे में दिखाई पड़ गया कि इसी तहमत से बांध के लटका देते हैं, वरना कल को हल्ला होगा कि साहब देखिए यहाँ कत्ल हो गया, कत्ल हो गया, पुलिस बहुत एक्टिव हो जाएगी। गले में तहमत से फंदा अच्छी तरह से बना के छोटे वाले ने उसको ऊपर उठाया और मैंने जो खाट पड़ी हुई थी उसके ऊपर खड़े होकर उसको कुंडे में फंसा के खींच लिया। चूँकि ये काम बहुत जल्दी करना था, थोड़ा सवेरा होने का 3 बज गए थे, 3 साढ़े 3 बजे, कि इसके पहले कोई वहाँ पर सुबह सुबह सब लोग खेत वेत में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो कोई आ न जाए, जल्दी जल्दी में उसको उसी पर लटका दिया। हमें ध्यान नहीं है कि उसकी ज़मीन पर पैर टिका हुआ था कि नहीं टिका हुआ था। बात जब इतनी हो गई
तो 27 मार्च को घटना के 15 दिन बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सीडीआर से उनकी वहाँ पर लोकेशन सपोर्ट कर रही थी। मौके का कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला, कोई बताने को तैयार नहीं था। मुलजिम की स्वीकारोक्ति और सीडीआर से उनकी लोकेशन के साथ सभी साक्ष्य इकट्ठा करके और 4 अप्रैल को चार्जशीट नंबर 1 अप्रैल 4, 2020 संबंधित कोर्ट में, संबंधित न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। कल अपने एक मित्र की कमेंट से मैं आहत था। मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई किसी को अगर ये बेफालतू की, बेफजूल की बातें लगती हैं तो अब मैं ये कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आपकी हौसला अफजाई, 100 से ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि नहीं साहब, आप जो घटना के मोरल्स बताते हैं वो ज़रूर बताएं, और उतना ही बताएं, क्योंकि क्राइम तो होता है, होता रहा है और होता रहेगा। उसके पीछे के कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की घटना के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा कि अपनी सगी ममेरी बहन के साथ मृतक ने कुकर्म किया। सगी ममेरी को आप फिर से समझ लें कि अपनी माँ के सगे भाई की बेटी, और मारा माँ के सगे भाई के बेटों ने। उन्होंने ठीक किया कि नहीं किया ये हम नहीं कहेंगे। उस बच्ची के साथ जबरदस्ती की गई, जो बहुत ही घृणित अपराध की श्रेणी में आता है। कानूनन भी इसकी सजा मृत्युदंड है जब से पॉक्सो के प्रोविजंस आए हैं। अबोध बालिका के साथ दुराचार। और लॉ के हिसाब से इसमें मृत्युदंड मिलना चाहिए। हालांकि मृतक के मामा और मामी यानी मुलजिमों के माँ और बाप ने पॉक्सो का मुकदमा नहीं लिखाया, लोक लाज के भय से। इसलिए नहीं लिखाया कि हम मुकदमा लिखाएंगे अपनी सगी बुआ के लड़के के खिलाफ़ कि हमारी बहन के साथ बलात्कार किया है, हमारी बहुत बदनामी हो गई, हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और सबसे ख़राब बात ये होगी कि चूँकि जो बलात्कार की पीड़िता है फिर उसको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता हमारे समाज में, और इस बच्ची की शादी कभी नहीं हो पाएगी। और पीड़िता के भाइयों ने ही ये सब बातें सोच के कि हम मुकदमा नहीं लिखाएंगे, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपनी बुआ के लड़के को वो सज़ा दे दी जो कानूनी तरीके से उसको मिलनी चाहिए थी। अब पता नहीं लोग ऐसा कैसे कर देते हैं। मैं आज प्रसंगवश आपको एक बात और बताता हूँ कि हिंदू माइथोलॉजी में एक बहुत ही प्रसिद्ध पुराण है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। लोगों ने सुना होगा, ज़रूर सुना होगा। उसके बारे में मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ सुना जाता है, हर व्यक्ति इसको पढ़ने के लिए अधिकृत नहीं है। जो इसके वाचक हैं, जो इसको पढ़ते हैं, सिर्फ वही इसे पढ़ सकते हैं। इसके बारे में एक और बात, पूर्वजों ने ये कहा, पुरखों ने ये कहा कि गरुड़ पुराण कभी घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, ये ऐसा पुराण है जो घर में रखना वर्जित है। विद्वान लोग रखते होंगे, पढ़ते होंगे, तभी वो आके कथा को सुनाते हैं। और दूसरा ये है इसके बारे में कि बच्चों के कानों तक पुराण की आवाज़ नहीं जानी चाहिए। पुराण के जो किस्से हैं, जो बताया जाता है, वो बच्चे न सुने। घर में किसी भी स्वजन की जब मृत्यु होती है तो अंत्येष्टि के बाद 10 दिन तक एक कथा बाँचने वाले गरुड़ पुराण सुनते हैं, और घर के बड़े बुजुर्ग या उनके बहुत ही निकट वयस्क संबंधी जो हैं वो उसको सुनते हैं। जिस दिन शुद्ध कर्म या श्राद्ध कर्म होता है 10वें दिन, उस दिन तक ये कथा समाप्त हो जाती है।
घर वाले ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे इसे न सुने, इसके पास न रहें, दूर कहीं पर रहें, ताकि उनके कान पर ये कथा के बारे में आवाज़ न जाए। इस पुराण में किसी पापी, अपराधी या दुष्कर्मी जो है, उसको नरक में कौन कौन सी सज़ा दी जाती है, नरक में कौन कौन से सेगमेंट्स बने हुए हैं जहाँ उसको सज़ा दी जाती है या उसकी आत्मा को सज़ा दी जाती है, उसका वर्णन है। और ये वर्णन इतना विभत्स है कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। शायद इसीलिए ये बच्चों के कानों से दूर रखा जाता है। शायद इसीलिए लोगों को ये अपने घर में रखने से मनाही की जाती है, ताकि इसको कम उम्र के बच्चे न पढ़ें, डर जाएंगे। इतना विभत्स है। मैंने भी जीवन में मैंने सुना था कि गरुड़ पुराण रखा नहीं जाता, उसका जिक्र नहीं किया जाता, उसके बारे में बताया नहीं जाता। जब मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ वर्ष 2012 में, तो मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था। श्राद्ध कर्म मैंने किया और 10 दिनों तक मैंने भी, क्योंकि मुझे टारगेट करके या मुझे सुनाई जाती है, बाकी स्वजन बैठ के सुन रहे थे, वो गरुड़ पुराण की कथा मैंने सुनी जीवन में पहली बार। और उसका वर्णन सुनते ही मैं भीतर तक हिल गया। उसमें जो नरक तक पहुंचने के जो रास्ते बताए गए हैं और वो जो जगहें बताई गई हैं, किस तरह के पाप में कौन कौन से नारकीय यातनाएं दी जाती हैं, वो सुनने के बाद फिर एकदम रूह कांप गई, हिल गया मैं अंदर से। दोबारा फिर 2019 में दिसंबर में मेरी पूज्य माता जी का स्वर्गवास हुआ। फिर श्राद्ध कर्म मुझे ही करना था, मैं बड़ा बेटा था। फिर दोबारा दूसरे पंडित जी ने फिर गरुड़ पुराण की कथा सुनाई। सुनना ही था, मुझे सुनना था। समाज के लोग, हमारे गांव गिरांव, जो हमारे वो हैं, हमारे पूज्य हैं, बड़े हैं, उम्रदराज हैं, रिश्तेदार हैं, वो टाइम बता देते हैं कि आप चलिए, पंडित जी आ गए हैं, गरुड़ पुराण सुनना है। आगे बिठा के वो कथा सुनाई जाती है, बाकी लोग भी पीछे बैठकर सुनते हैं। वो दोबारा सुना मैंने, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, अब इसके बाद मुझे ये गरुड़ पुराण न सुनना पड़े। आज भी मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर करे मुझे अब ये कभी न सुनना पड़े। मुस्लिम धर्म ग्रंथों में दोजख का जो जिक्र है कि दोजख में क्या क्या रूह के साथ किया जाता है, गरुड़ पुराण का वर्णन उससे बहुत ज़्यादा विभत्स और बहुत ही खराब परिस्थितियां वहाँ की बयान की गई हैं। आज मैं क्यों बता रहा हूँ? आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह अपनी बहन के साथ मृतक ने कुकर्म किया, ऐसी पाप के लिए जो सज़ा नरक में गरुड़ पुराण में दी हुई है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग पापों की अलग अलग जगहों पे वहाँ सज़ा दी जाती है। कहीं खून की नदियाँ, कहीं ये, कहीं वो, दुनिया भर की बातें। तो इस पाप के लिए जो आज मृतक ने किया था, जिसके कारण उसकी हत्या हुई, नरक में जो स्थान है उसको पुयोडकम नरक कहते हैं, पुयोडकम नरक। और इसमें सबसे विभत्स और सबसे खराब दंड है, जो जगह है, उसको रौरव नरक कहते हैं। ये गरुड़ पुराण में दिया हुआ है। कोई आदमी बता नहीं सकता, क्योंकि मरने के बाद की ये बातें हैं। जिनका मरने के बाद जो कुछ होता है उसमें यकीन है, वही ये सब बातें समझ पाएंगे। पुयोडकम नरक में एक कुआं होता है, बहुत बड़ा कुआं होता है, और उसमें पृथ्वी की सबसे गंदी वस्तुएं, सड़े गले मांस, सड़े गले पशुओं के टुकड़े और जितनी भी गंदी वस्तुएं हैं, सब उसी कुएं में होती हैं। और उस रूह को जिसने ये पाप किया है, जैसा आज किया इस घटना में, उसको उसी में ढकेल दिया जाता है। इंटरनेट पे सभी उपलब्ध है। जब माताजी की मृत्यु के बाद मैंने गरुड़ पुराण सुना,
तो पंडित जी आए थे, मैंने उनसे एक प्रश्न किया, पंडित जी एक तो इसका पढ़ना मना है, दूसरा बच्चों को सुनना मना है, तीसरा घर में ये गरुड़ पुराण रखना मना है, लेकिन आजकल तो इंटरनेट, क्योंकि उसके बाद मैंने मोबाइल ही था, हम लोगों को 13 दिन तक कन्फाइन होता है एक बिस्तर में, एक ही पीस का जो चद्दर होता है वही पहनना भी और उसी को ओढ़ना भी। मोबाइल की छूट है कि नहीं है, लेकिन बिना मोबाइल के वो समय कटना मुश्किल होता है। मोबाइल पे मैंने, पंडित जी ने जब शुरू किया था तब इसको सर्च किया, गरुड़ पुराण मोबाइल पर इंटरनेट में उपलब्ध है, सारे प्रकार की उपलब्ध है, किस किस पाप की सज़ा, क्या क्या वहाँ नरक में कैसे कैसे, वो भी उपलब्ध है, बहुत ही विभत्स वर्णन है। तो मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी जब ये सब चीज़ें आपने वर्जित कर दी, तो जो इंटरनेट पे है उसका क्या है, उसको पढ़ा जा सकता है कि नहीं पढ़ा जा सकता? तो पंडित जी ने उसका जवाब दिया कि देखिए, हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में इंटरनेट का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ एक जिक्र है संजय का, जो दृष्टिहीन धृतराष्ट्र को महाभारत के मैदान का लाइव प्रसारण करते थे, सीधा वहाँ से देख लेते थे दूरदृष्टि से, और वो बताते थे कि अब कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन मर रहा है, किसकी सेना आ गई है। सिर्फ एक दृष्टांत इस तरह का है, लेकिन इंटरनेट पे इसे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में चूंकि इंटरनेट का ही जिक्र नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, गलत बात बताना उचित नहीं होता, इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। ये मैंने उनकी बात आपको बताई ताकि आप ये ना कहें कि आपने कहा इंटरनेट पे है, मैंने पढ़ा। आप ज़रूर इसके बारे में पूछताछ कर लें, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर कोई भी वयस्क व्यक्ति इसको पढ़ लेगा एक बार, और उसका ज़रा सा भी अपने धर्म में यकीन है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो वो भूल के भी इस तरह के पाप, इस तरह का दुष्कर्म, इस तरह के अपराध, इस तरह का क्राइम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आज मृतक ने जो किया, उस पे ज़मीन पे जो उसका हाल हुआ, और फिर आसमान में जो उसका हाल होगा, इन दोनों का मैंने जिक्र कर दिया। इसलिए ऐसा काम कभी न करें, कभी सोचें भी नहीं, जिसमें किसी के सारे जन्म खराब हो जाएं, यहाँ का भी वहाँ का भी, अगर आपका यकीन है तो। आशा है आप मेरी इस राय से सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।